नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीख करके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कविता चौधरी। आपको भारतीय इतिहास में हम एक पुराना टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था मुगल वंश। कौन सा वंश है? मुगल वंश। उसमें हमने एक शासक के बारे में चर्चा की थी जिसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। आज हम उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम आपके मुगल वंश के दूसरे शासक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो कहते हैं बाबर का उत्तराधिकारी बना था उनका पुत्र हुमायूं। कौन बना था? हुमायूं। और इनका टाइमिंग है पिता की मृत्यु के बाद में 1530 से 1540 व 1555 से 56। 1555 से 56। कहते हैं भारत का ऐसा बादशाह जिसका शासनकाल 2 बार तक रहा है। बीच के 15 साल शासक नहीं रहा, इसलिए बीच के 15 साल हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और उसके अगले टॉपिक से यानी आपके 15 साल बाद में वापस राजा बनते हैं तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब इस हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले इसके थोड़े से आधार कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? आधार कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका जन्म हुआ था 1508। कब हुआ था? 1508 काबुल में। कहां पर हुआ था? काबुल में इनका जन्म हुआ। अब कहते हैं जन्म के 10वें व 11वें दिन एक संस्कार किया जाता है जिसे कहा जाता है नामकरण संस्कार। क्या कहा जाता है? नामकरण संस्कार। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं इनका वास्तविक नाम था। अभी आगे बात करते हैं। पिता को सब जानते हैं तो माता की बात कर लेते हैं। पिता का नाम क्या था? बाबर। क्या नाम था? बाबर। माता का नाम की बात करें तो माता का नाम था माहम बेगम। क्या नाम था? माहम बेगम। अब बहन पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इनकी बहन कौन थी। तो बहन थी गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम। अब कहते हैं राज्याभिषेक। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक हुआ था 29 दिसंबर 1530। कहते हैं पिता की मृत्यु के चौथे दिन इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके परिवार में विवाद उत्पन्न हुआ। कहते हैं बाबर का सबसे योग्य उत्तराधिकारी उनका पुत्र हुमायूं था। उन्होंने कहा कि हुमायूं को ना बनाकर आपके बाबर के दामाद मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहिए। और खलीफा नामक एक व्यक्ति ने इस पर षड्यंत्र भी किया और कहते हैं इसीलिए इनका राज्याभिषेक 3 दिन बाद में यानी पिता की मृत्यु 26 दिसंबर को थी। इनका राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 को हुआ। कहते हैं गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में लिखा है कि बाबर ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना हुमायूं के लिए की है। किसके लिए की है? हुमायूं के लिए की है। और कहते हैं बाबर ने अपने सबसे योग्य पुत्र हुमायूं को कहते हैं अपने जीवित रहते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन? मेरा पुत्र हुमायूं बनेगा। कौन बनेगा? हुमायूं बनेगा। अब कहते हैं हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया और कहते हैं बाबर ने मृत्यु से पहले आपके विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा आपके हुमायूं को प्रदान किया। किसको प्रदान किया था? हुमायूं को प्रदान किया था। 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु के बाद में 29 दिसंबर 1530 को आपके भारत के नए हिंदुस्तान के नए बादशाह के रूप में नया शासनकाल किसका प्रारंभ हुआ था? हुमायूं का। किसका हुआ था? हुमायूं। कहते हैं अपने पिता के शासनकाल में बदखसा के गवर्नर थे। कहां के गवर्नर थे? बदखसा के गवर्नर थे। योग्य पुत्र थे, अच्छे सैनिक हैं, अच्छे सेनापति के तौर पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन इतिहासकार कहते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे राजा नहीं हुए। कहते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे सैनिक हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे पुत्र हैं, लेकिन कभी अच्छे राजा नहीं बन पाए। इन्हें थाली में सब कुछ परोसा हुआ मिला था, इन्हें संभालने योग्य योग्यता इनके अंदर नहीं थी। अब कहते हैं 29 दिसंबर 1530 को इनको राज्याभिषेक हुआ। अब कहते हैं राज्याभिषेक हुआ तो बाबर की मृत्यु से पहले कुछ घटनाएं हुई। कहते हैं बाबर ने मृत्यु से पहले अपने सबसे योग्य पुत्र हुमायूं को बुलाया। कहते बाबर के 4 पुत्र थे। पहला था कामरान हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदा। उन्होंने अपने सबसे योग्य पुत्र हुमायूं को बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरे पुत्र कभी अकेले स्वामी बनने का मत सोचना, अकेले राजा बनने का मत सोचना। मेरी मृत्यु के बाद में मेरे साम्राज्य को मेरे पुत्रों में बराबर 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 भागों में बांटना, उन्हें भी राजा बनने का एक मौका जरूर प्रदान करना। और कहते हैं इतना कहने के साथ में 26 दिसंबर 1530 को आपके बाबर महाशय की मृत्यु हो गई। अब बाबर की मृत्यु के पश्चात जो सारे संस्कार हुए वो कंप्लीट हुए। और कहते हैं भारत का एकमात्र ऐसा बादशाह जिसने साम्राज्य बनाने की बजाय साम्राज्य को तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ा भी। और हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा बादशाह जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर बराबर बांटा। अब भाइयों को बांटने का प्रयास किया और अपने सबसे बड़े शत्रुओं को जगाने का प्रयास किया।
कहते हैं एकमात्र ऐसा बादशाह था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर बराबर बांटा था। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, कहते जितने शत्रु पैदा नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा अपने भाइयों को, अपने खून को ही अपने खिलाफ खड़ा कर डाला इन्होंने। अपने जितने भी भाई थे, सौतेले भाई थे, सबको अपने विरोध में खड़ा कर डाला। और कहते सबने साम्राज्य शासक बनने के लालच में इनका विरोध चालू कर दिया। कहते इनके सबसे बड़े भाई थे कामरान। इन्होंने काबुल व कंधार यानी इतना बड़ा क्षेत्र अपने साम्राज्य से अलग कर दिया। काबुल व कंधार का क्षेत्र किसको दे दिया? अपने बड़े भाई कामरान को सौंप दिया कि काबुल व कंधार पर आज से कौन राज करेंगे? आपके कामरान जी राज करेंगे। कौन राज करेंगे? कामरान जी राज करेंगे। कहते बाबर के दूसरे पुत्र थे अस्करी। इन्हें संभल का क्षेत्र, किसका क्षेत्र है? संभल का क्षेत्र दे दिया कि आज के बाद में तुम कहां के शासक के रूप में शासक करोगे, राज्य शासनकाल कहां का संभालोगे, तो आप शासक कहां के बनोगे? संभल के बनोगे। अस्करी को भी खुश करने का प्रयास किया। सबको खुश रखा नहीं जा सकता। कहते आदमी हर किसी को खुश रखे जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि हर आदमी हर तरीके से खुश रह सके। कोई को किसी में कुछ कमी नजर आती, कभी किसी को कुछ कमी नजर आ जाती है। तो वही बात है। उसके बाद में अगला आ जाता है हिंदाल। हिंदाल को इन्होंने मेवाड़ व अलवर का कुछ क्षेत्र दे दिया। मेवाड़ व अलवर का कुछ क्षेत्र दे दिया कि तू भी खुश रहे और मेवाड़ के कुछ क्षेत्र और अलवर के कुछ क्षेत्रों पर राज कर राजा बनने की एक योग्यता, राजा बनने का जो स्वप्न तेरा है उसे पूर्ण कर। और कहते हैं इनके चचेरे भाई थे मिर्जा सुलेमान। ये लाइन में खड़े थे और इन्हें कहते हैं जहां के खुद गवर्नर हुआ करते थे बदखसा का क्षेत्र उसे भी दे दिया। बोले तुम नाराज मत हो तो भी कम से कम कोई ना कोई क्षेत्र तो लेकर जा। कहते कामरान को काबुल व कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवाड़ व अलवर का क्षेत्र देने के बाद में इन्होंने अपने चचेरे भाइयों तक को राज छोड़ा। और कहते हैं उन्हें आपके किसका? मिर्जा सुलेमान को बदखसा का क्षेत्र, किसका क्षेत्र? बदखसा का क्षेत्र उपहार स्वरूप दिया। दिल्ली के क्षेत्रों में इन्होंने बंटवारा नहीं किया, आगरा के क्षेत्रों में इन्होंने बंटवारा नहीं किया। जानते हैं कि भाई साहब हिंदुस्तान के ऊपर नियंत्रण रखना है तो दिल्ली व आगरा पर अधिकार किसका? बादशाह का होना चाहिए। और कहते हैं इन्होंने इतिहास बदल डाला था और 1533 में इन्होंने एक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? 1533 में इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम था दीन ए पनाह। इन्होंने दीन ए पनाह नामक नगर बसाया था। एक कहावत सुनी होगी, अपनी कब्र की मिट्टी को खुद खोद डालना, आबेल मुझे मारने की स्थिति से डाल डाली। कहते इनके बनाए हुए काम इन्हीं के काम आने वाले हैं, इनके बनाए हुए काम इन्हीं के काम आने वाले हैं। ये नगर आगे चलकर इनकी मृत्यु का कहीं ना कहीं कारण बनेगा। और कहते हैं इन्होंने 1533 में दीन ए पनाह नामक नगर बसाया था। दीन दुखियों को पनाह देने वाले एक नगर की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन बार बार उठा लिया जाता है कि दीन ए पनाह नामक नगर किस शासक द्वारा बसाया गया है, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा यह बसाया गया है और 1533 में बसाया गया था। आप कहते बैठने के लिए मखमल का तख्त, भाई साहब सोने से जड़ा हुआ ताज तो मिला था लेकिन भाई साहब चारों तरफ मुसीबतों से गिर पड़ा था। कहते भाई साहब इनके बड़े भाई कामरान सबसे बड़े प्रबल शत्रु बनकर उभर कर आ रहे थे और अफगानों के नए नेता के रूप में शेरशाह सूरी स्थान घेर चुके थे। शेरशाह सूरी कहते जमीन से उठा हुआ आदमी था। बचपन में भाई साहब एक शेर की हत्या करने के कारण हिंदुस्तान में इस समय शेर खां के नाम से पुकारा जा रहा था। अपने भी मारने को तुल रहे हैं और भाई साहब पड़ोसी वैसे छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। अब कहते हैं इन्होंने शासक बनने के साथ में अभियानों का अभ्यास शुरू कर डाला था, अभियानों का आगाज कर डाला था। हुमायूं का भारत में पहला सैन्य अभियान 1531-32 में चुनार अभियान। कौन सा अभियान? चुनार अभियान के दौरान गए थे और कहते हैं इसमें भाई साहब इन्होंने विजय हासिल की। इन्होंने चुनार को जीता, चुनार अभियान को सुचारू रूप से जीतने का प्रयास किया और कहते हैं जीतकर भाई साहब हिंदुस्तान में अपना सिक्का जमाने का प्रयास किया, लेकिन सिक्का जम नहीं पाया। कहते इस समय वापस लौट रहे। वापस लौटते समय कहते हैं भाई साहब जब वापस पहुंचे तो मेवाड़ की एक रानी का नाम है करमावती, राणा सांगा की पत्नी के तौर पर याद की जाती है। इतिहास में भाई साहब जब वीरताओं की बात की जाती है इस रानी का नाम भी बार बार लिया जाता है। कहते हैं इस समय 1534-35 का इतिहास लिखा जा रहा है और भाई साहब राणा सांगा की मृत्यु के बाद में उनके छोटे पुत्र भाई साहब एक छोटे से नाबालिग पुत्र आपके विक्रमादित्य को भाई साहब तख्त पर विराजमान किया जा चुका है। इनके बारे में कहा जा रहा है। कहते जब राजा छोटा होता है, शेर जब छोटा होता है तो पड़ोसी का भेड़िया भी अपने आप को शेर समझने की गलती कर जाता है। उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर डाला है। किस पर आक्रमण कर डाला है? मेवाड़ पर आक्रमण कर डाला है। इसने एक आक्रमण पहले भी किया है, इसने एक आक्रमण 1533 में भी किया है, लेकिन रानी कर्मावती ने यहां समझदारी दिखाई थी। रणथंभौर का दुर्ग उसे सौंप डाला था और अत्यधिक धनराशि देकर उसे वापस भेज डाला था।
कि कहीं ना कहीं मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा, संरक्षिका के तौर पर मैं राज कर रही हूं, अपने पुत्र को खरोच कैसे आने दूं। भाई साहब उसने अथक प्रयास किया था कि वापस कभी आपके मेवाड़ पर आक्रमण ना। लेकिन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने फिर आक्रमण कर डाला था और मेवाड़ की धरा में अपना भाई साहब साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। किसने आक्रमण किया? गुजरात के शासक बहादुर शाह। कहां पर आक्रमण किया है? मेवाड़ पर। कहां पर आक्रमण किया है? मेवाड़। और मेवाड़ में रानी कौन है? रानी है कर्मावती। ये कौन है? सांगा की पत्नी। किसकी पत्नी है? सांगा की पत्नी। कहते हैं इनको बुलाया। अब कहते हैं घबराई हुई महिला थी, अब कुछ समझ में ना आया था, अब दिमाग काम ना कर रहा था और संरक्षिका के तौर पर राजा के पद पर विराजमान थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान के बादशाह से सहायता करने का प्रयास किया था। हिंदुस्तान के बादशाह से सहायता लेने का प्रयास किया था और एक बड़ा सुंदर सा लेटर और एक राखी, एक सुंदर सा पत्र और एक राखी का मतलब होता है सुरक्षा का वचन, एक राखी भेज दी थी कि मैं मुसीबत में हूं, मेरा बच्चा छोटा है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में अपने पुत्र की सुरक्षा के तौर पर मैं बैठी हूं, मेरी मदद के लिए आइए, मेरी सहायता कीजिए, इतिहास बदला जाएगा, जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी मेवाड़ी तलवारें आपका सहयोग जरूर करेगी। लेकिन हुमायूं इस समय सोचने में समय गुजार रहा है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं मेवाड़ के वैसा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करूं, आज मुसीबत में तब मैं याद आया हूं, क्या पता कभी मैं मुसीबत में हूं तो मेरी सहायता करे कि ना करे। उधर इतिहास बदल दिया गया था। रानी कर्मावती समझ गई थी कि हुमायूं ना पधारेंगे, इसलिए देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में, कहते हैं देवलिया प्रतापगढ़ में है, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया 5 मार्च 1535 को रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोहर का आगाज हो गया था। कहते राखी भेजना सफल नहीं, असफलता की कुंजी बन गया था आपके। कहते रानी कर्मावती ने राखी भेजी तो थी लेकिन वो असफलता के तौर पर वापस लौट कर आ गई थी। अब कहते हैं यहां पर हुमायूं की सबसे बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर यहां पर सहयोग कर पाता तो कहीं ना कहीं मेवाड़ की सेना आपके आगामी भविष्य में किसका सहयोग करती? आपके शेरशाह सूरी के विरोध में आपके हुमायूं की सहायता करती। किसकी सहायता करती? हुमायूं की सहायता करती। ये आप बैल मुझे मार, इसने कहते हैं आंख वाला अंधा होते हुए भी इतिहास खराब कर डाला था। भाई साहब समझदारी ना दिखाई थी, ये ना सोचा था मेवाड़ी शेर अगर सहयोग करेंगे आगामी भविष्य में कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हार नहीं बैठेंगे तो हमारा सहयोग करने जरूर आएंगे। लेकिन इन्होंने अंधता दिखाई और आपके मेवाड़ी की सहायता के लिए नहीं पहुंचा और गया भी थे। कहते कुछ समय के सोचने विचारने के बाद में गए थे। उस समय तक कहते हैं मेवाड़ की रानी कर्मावती राख हो चुकी थी। भाई साहब मेवाड़ी धरा आग के अंदर झुलस चुकी थी। आपके कहते हैं आक्रमण की खबर सुनते ही गुजरात का शासक बहादुर शाह यहां से भाग निकला था और भाई साहब आपके कहते हैं हुमायूं जब तक पहुंचा तब तक रानी कर्मावती मिट्टी में विलीन हो चुकी थी। इन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अब कहते शेरशाह सूरी इतिहास बदलने को तैयार हो रहा है और मेवाड़ की शेरशाह सूरी इस समय इतिहास बदलने को तैयार हो रहा है। हिंदुस्तान की बादशाह का ख्वाब खुली आंखों से देख रहा है। कहते जमीन से वो उठा हुआ परिंदा था, आसमान को छूने का ख्वाब कुछ अलग था। अब भाई साहब वो बाज था जो भाई साहब 7 आसमान को उड़ान अपने पंखों के माध्यम से मापने को तैयार हो रहा था। और कहते हैं अब हिंदुस्तान में एक नए युद्ध का आगाज किया जाएगा। एक ही जिंदगी में आपके अमावस्या की रात्रि तो एक ही जिंदगी में पूर्णिमा की रात का चंद्रमा उनकी जिंदगी में लेकर आएगा। अब मैंने एक चीज कही थी, हुमायूं 15 साल घुमकड़ों का जीवन व्यतीत करेगा हिंदुस्तान में। भाई साहब कदम रखने से पहले आपके कदम रखने से पहले 10 बार सोचेगा। और कहते हैं इतिहास बदलने वाला युद्ध का आगाज हो चुका था। बिल्कुल कुछ ऐसा वजह था। चौसा का युद्ध का भाई साहब प्रारंभ हो चुका था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 25 जून 1539 चौसा का युद्ध लड़ा गया। किस नदी के किनारे? एक नदी के किनारे लड़ा जा रहा है। नदी का नाम है करमनासा। कौन सी नदी के किनारे? करमनासा, कर्म का नाश करने वाली गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी के किनारे। किसके मध्य? शेरशाह सूरी नहीं है इस समय, है शेर खां। किसके मध्य? शेर खां वर्सेज हुमायूं। शेर खां वर्सेज हुमायूं के मध्य। शेर खां वर्सेज हुमायूं के मध्य इस युद्ध का आगाज हुआ था। कहते इस समय छोटी सी गड़बड़ हुई। कहते हैं आपके शेर खां ने पहले आक्रमण नहीं किया, इनकी सेना को घेर कर बैठ गए थे। एक नदी के किनारे युद्ध लड़ा जा रहा है जिसका नाम है करमनासा। कौन सी नदी है? करमनासा। कहते हैं एक बहाव क्षेत्र होता है, एक होती है नदी, ये नदी है। कौन सी नदी है? करमनासा। कौन सी नदी है? करमनासा। और इस समय आपके शेरशाह सूरी ने एक काम किया
शेरशाह सूरी ने यहाँ ऊपर घेरा डालकर बैठ गया और ढलान वाला जो हिस्सा था यहाँ पर हुमायूं की सेना को आगे बढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया था, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अब कहते हैं एक समय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हुमायूं के पास है तोपखाना, क्या है हुमायूं के पास है बढ़िया तोपखाना, पता है शेरशाह सूरी तोपखाने से टकरा नहीं सकता, अगर इसकी बराबरी करेंगे तो भाई साहब ये तोपखाने से मेरी सेना को खत्म कर डालेगा। तो उन्होंने एक काम किया, एक समय का इंतजार किया, काफी समय तक इन्हें घेर कर बैठे रहे। अब काफी समय तक घेर बैठे रहे तो हिंदुस्तान में बारिश का समय आता है जून के महीने में। कौन से महीने में आता है? जून के महीने में। अब कहते बारिश का आगाज हुआ था और भाई साहब इस नदी में पानी में उफान आ गया था, पानी में बाढ़ आनी चालू हो गई थी, पानी में बाढ़ आनी चालू हो गई थी। और हुमायूं का जो तोपखाना था उसका बारूद क्या हो गया था? गीला हो गया। क्या हो गया? बारूद गीला हो गया। अब हुमायूं बारूद का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि गीले बारूद का इस्तेमाल करते, बारूद जहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं का वहीं फट जाएगा, वहीं का वहीं फट जाएगा, इसकी सेना खुद की खत्म हो जाएगी। तो ये जानता था, ये बारूद का इस्तेमाल नहीं कर पाया था और शेरशाह सूरी ने इतने में यहाँ पर क्या कर डाला था? आक्रमण कर डाला। क्या कर डाला? शेरशाह सूरी ने यहाँ पर आक्रमण कर डाला। युद्ध का जब आगाज हुआ था हिंदुस्तान का बादशाह भी भाई साहब नतमस्तक होने को तैयार हो गया था, लड़ने की कलाओं में इतना माहिर था, शेरशाह सूरी का सामना करने की हिम्मत इस समय हुमायूं के अंदर नहीं थी। युद्ध का आगाज सुनते हुए आपके कहते तलवारों की खनखनाहट, मुसलमानों की तलवारों से मुसलमानों की तलवारों की खनखनाहट चालू हुई थी। हुमायूं से जब पहली बार शेरशाह सूरी टकराया था, शेरशाह सूरी की लड़ने की कला को देखकर हुमायूं 2 कदम पीछे हट गया था। अब कहते सेना मारी जा रही, शेरशाह सूरी की सेना भाई साहब हुमायूं की सेना पर भारी पड़ रही है और उन्हें धड़ाधड़ उनका नरसंहार कर रही है। अब भाई साहब इस समय हुमायूं का सामना जब शेरशाह सूरी की तलवारों से होने लगा था तो हुमायूं समझ गया था कि आर्या पार की लड़ाई की जाएगी, या तो 2 गज जमीन के साथ में निपट जाऊंगा, हिंदुस्तान के बादशाह से खुलेआम मैं हाथ धोकर बैठ जाऊंगा। अब वो समझ गए क्या करें। पास में बहने वाली कर्मनाशा नदी की तरफ देख रहा है, सामने शेरशाह सूरी शमशीरों को धार लगाए हुए भाई साहब उसकी गर्दन काटने को तैयार बैठा है, कि अफगान वंश को खत्म करके मुगलों ने अपना इतिहास जमाया, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी इस इतिहास को जानता है। घाघरा के युद्ध में ये महमूद लोदी की तरफ से लड़ चुका है और बाबर ने मरते वक्त कहा था जिंदगी में किसी पर विश्वास करना लेकिन शेरशाह सूरी पर विश्वास मत करना, शेर खान, क्योंकि भाई साहब वो इसकी लड़ने की कला को पहले आंक गया था। अब गड़बड़ कहा। कहते हैं हुमायूं भाई साहब उफान में आती हुई नदी को देख रहा है, दूसरी तरफ शेरशाह सूरी की तरफ देख रहा है, जानता वो यमराज सामने जाते ही जान से मार डालेगा। वैसा नदी के उफान में तो फिर भी बचने के चांस है, शेरशाह सूरी के पास बचने के चांस नहीं है। कहते आपके हुमायूं समय घबराया था, लड़ते लड़ते गलती से, कोई कहता जानबूझ के कूदा, कोई कहता गलती से, कहते लड़ते लड़ते आपके कहते किसमें आपके उफान मारती हुई कर्मनाशा नदी के अंदर कूद गया था। अब कहते तैरना नहीं आता, उफान कुछ ज्यादा, बारिश का समय, नदी के में बाढ़ आने की स्थिति है। अब कहते हैं भाई साहब बाढ़ की स्थिति में आपके हुमायूं नदी के अंदर समाने का प्रयास कर रहे थे, एक बार बाहर एक बार ऊपर निकल रहे थे, डूब रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डूब रहे हैं। इतने में कहते हैं डूब रहे हैं तो भाई साहब किसी न किसी के पास चिल्लाएंगे, जोर से आवाजें लगाएंगे। अब कहते हैं हुमायूं जोर जोर से चिल्लाने लग गया, तब बोले बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। अब कहते हैं इतने में एक आदमी इनके पास से गुजर रहा था, एक आदमी इनके पास से गुजर रहा था। इतिहास में एक नाम से जाना गया था, नाम था निजाम भिश्ती, निजाम भिश्ती। दूसरे इनके नाम मिलते हैं अतगा खां, एक और नाम से इन्हें नवाजा गया है शमशुद्दीन। किस नाम से नवाजा गया है? शमशुद्दीन। कहते व्यक्ति पास से होकर गुजर रहा। अब कहते हैं इसके कानों में हुमायूं की आवाज गिरी और भाई साहब इसने जाकर देखा तो नदी में कौन डूब रहे हैं? हुमायूं जी डूब रहे हैं। इन्होंने नदी में छलांग लगाई और हुमायूं महाशय को बाहर निकाला। बाहर निकालकर उन्होंने कहा, कहते हैं हुमायूं को बाहर निकाला। अब हुमायूं को बाहर निकाला तो उन्होंने कहा कि बोला डूबने का इतना ही शौक था तो फिर कूदी क्यों मारी? तुम नदी में डूबना ही चाह रहे थे, आत्महत्या के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तुमने बचने का प्रयास क्यों करे, चिल्ला क्यों रहे? अब कहते हुमायूं ने कहा, अरे मरने के लिए नहीं कूदा था, बचने के लिए कूदा था। कहते उसकी पोशाक देखकर उसके दिमाग में एक बात करके बोले तू है कौन? तो उसने बताया मैं हूं हुमायूं, हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह। उसने कहा मुझे पहले नहीं पता था, वरना पत्थर मारकर जरूर डुबा डालता। कोई ना कोई विवाद रहा होगा, कोई कर व्यवस्था बढ़ाई होगी। अब कहते निजाम भिश्ती को ये चीज अच्छी ना लगी, उसने कहा, कहते अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे जान से जरूर मार डालता। हुमायूं ने कहा समझ बोल, तूने मुसीबत के समय मेरी सहायता की, आज तो मेरे समय मेरी नजरों में अल्लाह के समान है, तूने मुसीबत के समय मेरी इतनी सहायता की है, ऐसी बात मत बोल। अगर मैं जीवित बचा, आगामी भविष्य में हिंदुस्तान का सुल्तान या हिंदुस्तान का बादशाह रहा तो मैं वचन देता हूं, तूने मेरी जान बचाई है, मैं तुझे एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊं। अब कहते ये बादशाह का कार्य ये अभी तो पूर्ण नहीं कर पाएगा, वापस हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा तब वापस बुलाएगा। अरे बोले अतगा खां निजाम भिश्ती को बुलाओ रे, वही घटना। अब कहते हैं यहां पर एक घटना हुई, कहते इस निजाम भिश्ती को एक दिन का बादशाह, किसका बादशाह? एक दिन का बादशाह कहा जाता है। कहते हुमायूं ने अपना
वचन पूर्ण किया, इसे एक दिन का बादशाह बनाया। इसे क्या बनाया? एक दिन का बादशाह बनाया। एक दिन का बादशाह बनाया तो इसे समझ में नहीं आया मैं एक दिन में ऐसा क्या काम करूं। बोले हिस्ट्री में एक क्वेश्चन तो जोड़ दिया। बोले हिंदुस्तान में एक दिन का बादशाह किसे कहा जाता है? निजाम मिस्ती को। किसको कहा जाता है? निजाम मिस्ती को। बोले और क्वेश्चन कैसे ऐड करूं? और क्वेश्चन कैसे ऐड करूं? तो इसने एक काम किया, इसने कहा बोले एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं, और इसने कहा कि मैं ऐसा कोई कार्य करता हूं जिससे मेरा एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए। इसने एक सिक्का चलाया था, किसका? चमड़े का सिक्का। जो आदमी जिसका काम करता है मोस्टली उसी का कार्य आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसने कहते हैं चमड़े का सिक्का चलाया। किसका सिक्का चलाया? चमड़े का सिक्का। अब क्वेश्चन आ जाए, हिंदुस्तान का एकमात्र वह बादशाह जिसने चमड़े का सिक्का चलाया, तो अब उत्तर क्या दोगे? निजाम बिस्ती। एक दिन का बादशाह किसे कहा जाता है? निजाम बिस्ती को। किसको कहा जाता है? निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह भी कहा जाता है। एक दिन का बादशाह। अब आगे बढ़ाते हैं, कहते दूसरे युद्ध की बात करते हैं। दूसरा हिंदुस्तान में युद्ध लड़ा गया था, बिलग्राम ओब्लिक कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम ओब्लिक कन्नौज का युद्ध, और यह लड़ा गया था 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को। और वापस वही के वही, किस किस के मध्य? शेर खां वर्सेज हुमायूं। शेर खां और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इन्होंने कहा बोलो चुबर, सामने से बातचीत करते हैं, और सामना सामना हुमायूं का वापस हुआ। उन्हें पता था या तो मारे जाएंगे या हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को खत्म कर जाएंगे। अब कहते हैं हुमायूं को पता था आर्य अपार की लड़ाई का आगाज होने वाला है। 17 मई 1540 को इतिहास लिखा जाना है। कहते शेरशाह सूरी भाई साहब इतिहास बदलने का, इतिहास लिखने का आगाज करने का प्रारंभ करने वाला था। तो भाई साहब एक की हस्ती बनने वाली थी तो दूसरी की हस्ती खत्म होने वाली थी। दोनों का आमना सामना हुआ था। शेरशाह सूरी की तलवारों के सामने हुमायूं की तलवार का तकाजा थोड़ा सा कम हो गया। अब गड़बड़ हुई। तकाजा कम होते ही भाई साहब हुमायूं को कहते चप्पल जूते उठाकर भागना पड़ गया था। हिंदुस्तान में भाई साहब एक की जिंदगी में पूर्णिमा की रात्रि, किसकी? शेरशाह सूरी। हिंदुस्तान में नए बादशाह का आगाज हुआ था। शेरशाह सूरी को हिंदुस्तान का नया बादशाह चुन लिया गया था। दूसरे हुमायूं की बात करते हैं, उसे 15 वर्षों का घुमकड़ों का जीवन प्राप्त हुआ था। इस युद्ध के बाद में दोनों की किस्मत में पलटवार हुआ था, और आपके हुमायूं को किस्मत में थाली में परोसा हुआ 15 वर्षों का घुमकड़ों का जीवन प्राप्त हो गया था। घुमकड़ों का जीवन प्राप्त हुआ। घूमने मतलब एक जगह स्थिर ना रहना, भाग जाना। कहते जगह जगह भटकना, और 15 वर्षों तक ये भटकते रहेंगे। और ये अपने सबसे योग्य भाई हिंदाल के पास गए। हिंदाल के पास काफी समय तक रहे। वो इनका सबसे योग्य भाई था। क्या था? सबसे योग्य भाई था। उसके पास रुके, काफी समय तक उनके साथ रहे। उन्हें हर जगह उनकी सहायता करने का प्रयास किया। अब कहते हैं हुमायूं उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उनसे सहायता मांग भी रहे हैं। कामरान को जानते हैं क्योंकि वो खुद उनके जान का दुश्मन है, खुद उनकी जान का दुश्मन है। उनका सहयोग कैसे करें? अब कहते हैं आपके हिंदाल के पास काफी समय तक रहे, उनके पास आराम से बैठे हैं, बड़े भाई हैं, उनकी इज्जत भी काफी करता है। हिंदाल के पास बैठे रहे। अब कहते काफी समय तक ठहरने के बाद में आपके हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे, फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। मैं नहीं बोल रही, इतना लंबा छोटा इनका नाम है, आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, कि इस कंपटीशन में पूछा भी नहीं गया। कहते वो आध्यात्मिक गुरु प्रतिदिन आपके हिंदाल को कुछ ना कुछ सिखाने आते थे। अब 3-4 दिन की अनुपस्थिति रही तो हिंदाल को थोड़ी सी टेंशन होने लगी। अरे बोले गुरुदेव कहाँ गए? काफी समय हो गया, आजकल आ ही नहीं रहे। उन्होंने कहा भाई साहब आप बैठे हो, एक बार जाकर पता करके आओ ना मेरे गुरुदेव आ क्यों नहीं रहे। कहते हैं हुमायूं ने कहा बोला ठीक है मैं पूछ के आ जाऊंगा, कल जाऊंगा और भाई साहब उधर से गुजरते वक्त पूछ लूंगा। हुमायूं वहां से गए, उनके घर गए तो भाई साहब घर जाते क्या हुआ, एक घटना हुई। उस समय आपके आध्यात्मिक गुरु घर में उपस्थित नहीं थे। उनकी एक बड़ी सुंदर सी कन्या थी, नाम सुना होगा आपने, हामिदा बानो। क्या नाम है? हामिदा बानो। ये वहां पर उपस्थित थी। कहते जैसे इन्होंने दरवाजा खटखटाया, उनके घर में पहुंचे तो उनका स्वागत करने हामिदा बानो पधारी। बोले आइए आइए, आप हुमायूं? बोला हाँ मैं हुमायूं, हिंदाल के बड़े भाई। अब कहते हुमायूं दिखने में बड़े सुंदर थे और हामिदा बानो भी बड़ी सुंदर थी। अब दोनों को एक दूसरे को पसंद कर बैठे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। अरे कहावत सुनी होगी, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब कहते हैं 29 अगस्त 1541 को इनका विवाह आपके हुमायूं के साथ हो गया। अब सब सोच रहे थे घुमकड़ों का जीवन तो थोड़ी नहीं, ये तो ऐसी जिंदगी जी रहे। कहते हैं 29 अगस्त 1541 को हुमायूं का विवाह हामिदा बानो के साथ हो गया। और कहते हैं इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आया। 15 अक्टूबर 1542 को आपके किसके
भाई साहब अकबर महान का जन्म हो गया था। कुछ गाइडों में 1542 लिखा हुआ है, 29 अगस्त 1542, 1.5 महीने में अकबर महाशय नहीं आ सकते, तो 1541 बिल्कुल सही है। और कहते हैं आपके इस समय आपको एक क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा बादशाह जो अनपढ़ रहा हुआ है, कौन है? अकबर। कौन है? अकबर। क्योंकि भाई साहब घुमक्कड़ों की जिंदगी में हुमायूं कभी एक जगह ठहर ही नहीं पाए, भागदौड़ की जिंदगी में रहा था, कामरान से लड़ रहा है, अपनों से लड़ रहा है, शेरशाह सूरी से बच रहा है। और इस समय भाई साहब आपके 15 वर्षों का घुमक्कड़ों का जीवन भाई साहब काबुल, कंधार, इन क्षेत्रों में बिता रहा है। कभी किसी भाई के पास, कभी किसी भाई के पास सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भाई साहब भाइयों में आपके सहयोग की भावना बिल्कुल नहीं थी। अब कहते हैं हिंदुस्तान वापस आने को मजबूर हो गया। शेरशाह सूरी की मौत की खबर सुनते 15 साल बाद में कहते हैं शेरशाह सूरी हिंदुस्तान में 5 साल ही राज करके गए, 1540 से 1545। लेकिन हुमायूं को भाई साहब हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके ही नहीं सोया, क्योंकि शेरशाह सूरी का खौफ बहुत बड़ी चीज थी। मरने के 10 साल तक हुमायूं हिंदुस्तान वापस नहीं आया, उधर भाइयों से लड़ता रहा। अब कहते हैं हिंदुस्तान वापस पधार रहे हैं और इनकी जिंदगी का तीसरा सबसे बड़ा युद्ध था मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था 1555। आपको हुमायूं का शासनकाल याद होगा, 1530 से 40 और 1555 से 56। मैंने कहा था हिंदुस्तान वापस आएंगे 1555 से 56 तक। कब? 1555 से 56 तक। याद है? इनके ऊपर चर्चा करते हैं। इस समय कहते हैं अफगान 2 सेनापति थे, एक का नाम था नसीब खां और एक का नाम था तत्तार खां। कौन था? तत्तार खां। ये अफगानी सेनापति है। क्या है? अफगानी सेनापति, अफगानी सेनापति। और आपके हुमायूं की तरफ से लड़ रहे हैं बैरम खां। ये याद आया होगा, अकबर के सर से बनेंगे। अब कहते हैं इस युद्ध में भाई साहब हुमायूं ने जीत हासिल की। बैरम खान ने नसीब खां व तत्तार खान नामक दोनों अफगान सेनापतियों को हराकर उनकी हत्या कर दी। हुमायूं का जोश बढ़ा, बोला मैं हिंदुस्तान में पता नहीं क्या कर सकता हूं। और भाई साहब हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हुए इन्होंने अगले युद्ध का आगाज किया और इतिहास बदलने वाला अगला युद्ध का आगाज हुआ। और इतिहास का सबसे शानदार युद्ध कौन सा? सरहिंद का युद्ध। यह भी कब लड़ा गया? 1555। इस समय हिंदुस्तान के बादशाह कोई और है, क्योंकि शेरशाह सूरी मर चुके हैं। उनकी जगह उनकी गद्दी पर नवाज रहे हैं कौन है? सिकंदर सूरी। एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया था, हुमायूं जब हिंदुस्तान का बादशाह बना था वो किसे हराकर हिंदुस्तान के बादशाह बने थे? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है सिकंदर सूरी। और आपके हुमायूं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। हुमायूं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। अब कहते हैं आमना सामना हुआ। हुमायूं भाई साहब सिकंदर सूरी पर भारी पड़ गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी की संतान है, शेरशाह सूरी खुद नहीं है। हर कोई संतान योग्य कोई जरूरी नहीं है। और कहते दोनों का आमना सामना हुआ था और सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने अपने आप को हिंदुस्तान के बादशाह को वापस प्राप्त कर डाला था। कहते हिंदुस्तान के बादशाह वापस बन गए, इनका इतिहास खत्म कर डाला और वापस मुगलों का इतिहास वापस चालू कर डाला। कहते हैं एक कहावत सुनी है, हाथ को लगा पर मुंह को ना लगा। कहते हैं ये मुश्किल से आपके साल भर हिंदुस्तान के बादशाह वापस रह पाए थे। और जनवरी 1556 में एक नगर याद आया होगा, दीन ए पनाह। मैंने कहा था ये आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। दीन ए पनाह का पुस्तकालय था शेर मंडल। ये क्या है? पुस्तकालय शेर मंडल। कहते इसकी सीढ़ियों से फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। सीढ़ी अचानक पैर में पैर उलझा और तो नीचे गिर पड़े थे। और नीचे पहुंचने से पहले आपके हुमायूं अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। और शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई। कब? 1556। किस महल की सीढ़ियों से? दीने पनाह। अब कहते हैं 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद में तो किसी शासक के बारे में 2 अच्छे शब्द कहे जाते हैं। कहते मरने के बाद में तो किसी शासक के बाद में, किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे गए से गुजरा आदमी मरता होगा, उसके बारे में अच्छे शब्द कहे जाते हैं। लेकिन एक इतिहासकार है जिसका नाम है लेनपुल। क्या नाम है? लेनपुल। इन्होंने कहा ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते हुए मर गए। जहां लड़खड़ाहट शब्द नजर आ जाए आपको सीधा सीधा उत्तर करना है हुमायूं। क्या करोगे आप? सीधा सीधा उत्तर दोगे हुमायूं। ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, लड़खड़ाते हुए मर गए। कैसे? बाबर जब हिंदुस्तान पर पधारे थे तब लड़खड़ाहट की जिंदगी थी, और जब ये मरे तब भी कैसे मरे? लड़खड़ाहट की जिंदगी। और 15 वर्षों का घुमक्कड़ों का जीवन जिंदगी भर क्या लड़खड़ाते हुए रहे। अब एक क्वेश्चन और डालते हैं। इनके शासनकाल में एक रचना लिखी गई है हुमायूं नामा।
अब मैं पूछू बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। जहांगीरनामा? जहांगीर ने। तो हुमायूंनामा? हुमायूं नहीं है। कहते हुमायूं को कभी लिखने का टाइम ही नहीं मिला, भागते दौड़ते रहते भाई साहब, लिखने का टाइम कब मिलता? बताओ, लिखने का टाइम कब मिलता? इतना समय नहीं था इनके पास। तो कहते हैं इनकी बहन अकबर के शासनकाल में, अकबर ने रिक्वेस्ट की, बोले मेरे पिताजी कैसे थे मुझे पता ही नहीं चला, आप बताओ ना कैसे थे। तो इन्होंने कहा एक पुस्तक लिख दो जिसका नाम है हुमायूंनामा। इन्होंने लिखी थी गुलबदन बेगम ने। इन्होंने अपने भाइयों की अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं कि वैसा मेरा भाई बहुत अच्छा था, जिंदगी भर भटकता जरूर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में उसके बराबर कोई भाई नहीं था, और योग्य पुत्र था, बाबर का सबसे शरण कुमार पुत्र था वो। अच्छा भाई है, अच्छा पिता है, अच्छा पुत्र है, अच्छा पति है, अच्छा राजा ना रहा वो अलग चीज है। और कहते गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी आपके किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में लिखी गई। अकबर के शासन काल में यह रचना लिखी गई है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हुमायूंनामा रचना किसने लिखी है, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। एक क्वेश्चन आता है, भारत का एकमात्र ऐसा शासक जो ज्योतिष शास्त्र, किस पर? ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास किया करता था। ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करने वाला एकमात्र बादशाह। कैसे पता चलता है? कहते हैं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनकर आते थे। जैसा दिन होगा वैसा वस्त्र पहनते थे। जैसे सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग। एक होता है ना अपने हिंदुओं में 7 दिन के अलग अलग वस्त्र होते हैं। जैसे हर कोई व्रत करते हैं उस अकॉर्डिंग वैसा कपड़ा पहनना पड़ता है। कहते हैं ये 7 दिन, सोमवार को अलग पहनते थे, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, बृहस्पतिवार को अलग कपड़े पहनकर आते थे। तो लोगों को लगता था, या आपके इतिहासकारों ने लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र को बड़ा मानते थे, और मानेंगे क्योंकि जिंदगी भर बेचारा भटकता रहा है, अल्लाह को याद करता रहा है, भविष्य लकीरों पर विश्वास किया है। तो वही बात है, कहते हैं ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते थे। हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा बादशाह जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करता था। आप सीधा सीधा उत्तर क्या दोगे? हुमायूं। क्या दोगे? हुमायूं। और इन्होंने कहते काबुल से आते हुए अपने साथ 2 चित्रकार लाए थे। एक का नाम है अबुद समद और एक का नाम है मोहम्मद हुसैन। क्या नाम है? अबुद समद और दूसरे का नाम है मीर सैयद अली। क्या नाम है? मीर सैयद अली। कहते हैं ये 2 प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मीर सैयद अली और अबुद समद। ये काबुल से आते वक्त आपके हुमायूं अपने साथ लाए थे। और किसके शासनकाल में? बाबर के शासनकाल में। अब चलो इसको रिपीट बैक करते हैं, छोटा सा वापस चलते हैं इस चीज को लेकर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है हुमायूं शासनकाल कब से कब तक? 1530 से 1540 व 1555 से 1556। जन्म कब हुआ? 1508। कहां पर? काबुल में। वास्तविक नाम नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं। हम क्या याद रखते हैं? सिर्फ हुमायूं। माता का नाम महम बेगम, बहन का नाम गुलबदन बेगम। राज्याभिषेक कब हुआ? 1530। आपके बाबर की मृत्यु के चौथे दिन, बाबर की मृत्यु के चौथे दिन इनका राज्याभिषेक हुआ है। उसके बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य को भाइयों में बराबर बराबर बांटा। पहला भाई कौन? कामरान। कौन सा क्षेत्र दिया? काबुल व कंधार। सबसे बड़ा शत्रु बनकर आएगा ये आगे। उसके बाद में अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया? संभल। कौन सा दिया? संभल। अगला कौन सा है? हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दिया? अलवर व मेवाड़। मिर्जा सुलेमान चचेरा भाई। क्या है? चचेरा भाई। चचेरा भाई है, उसको कौन सा क्षेत्र दिया? बदखसा। और बाबर के शासनकाल में खुद यहाँ के सूबेदार कौन रह चुके हैं? हुमायूं। कौन रह चुके हैं? हुमायूं रह चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने 1533 में कौन सा नगर बसाया? दीने पनाह। कौन सा नगर बसाया था? दीने पनाह नामक नगर बसाया था। हुमायूं का भारत में पहला अभियान 1531-32 में कौन सा अभियान था? चुनार अभियान। कौन सा अभियान था? चुनार अभियान। 1534-35 में आपके मेवाड़ पर, कौन है? मेवाड़ पर आक्रमण किसने किया है? गुजरात के शासक। गुजरात का शासक उस समय कौन था? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और मेवाड़ की रानी कौन थी? कर्मावती। कौन थी? कर्मावती। सांगा की क्या थी? पत्नी। रानी कर्मावती ने हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी। क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। लेकिन हुमायूं सहायता के लिए नहीं आए थे। उसके बाद में प्रमुख युद्ध, पहला युद्ध चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 25 जून 1549। किस नदी के किनारे? करमनासा। किस नदी के किनारे? करमनासा। किस किस के मध्य? शेर खां। किसके मध्य? शेर खां व हुमायूं के मध्य। आपके कहते हैं इस युद्ध में कौन जीते? शेरशाह सूरी। और हुमायूं नदी के अंदर कूद गए थे। और आपके एक दिन का बादशाह,
एक दिन का बादशाह किसे कहा जाता है? निजाम बिस्ती, अतगा खां, शमशुद्दीन। और इन्होंने कहते किसके सिक्के चलाए थे? चमड़े के सिक्के। किसके सिक्के चलाए थे? चमड़े के सिक्के चलाए थे। अगला युद्ध कौन सा है? बिलग्राम ओब्लिक कन्नौज का युद्ध। आपने देखा होगा हुमायूं का शासनकाल कब खत्म हो जाता है? 1540 में। किस किस के मध्य? शेर खां व हुमायूं के मध्य। आपके हुमायूं को 15 वर्षों का क्या मिला? घुमकड़ों का जीवन। उस समय किससे निकाह किया? हमीदा बानो से। किससे विवाह किया था? हमीदा बानो से। अगला युद्ध कौन सा है? मच्छीवास का युद्ध। हिंदुस्तान में हुमायूं का शासनकाल वापस कब प्रारंभ होता है? 1555 में। इस समय किस सेनापतियों को रहा? नसीब खां व ततार खां। कौन शामिल हुआ था? बैरम खां। सर हिंदी का युद्ध कब लड़ा गया? 1555 में। किसको हराया? सिकंदर सूरी को। ये शेरशाह सूरी के वंशज है। किसके वंशज है? शेरशाह सूरी के वंशज है, मतलब शेरशाह सूरी के पुत्र है। और आपके हुमायूं जीते थे। कौन जीते थे? हुमायूं जीत गए थे और वो हार गए थे। और 1556 में दीन ए पना के पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण, किसके गिरने के कारण? सीढ़ियों से गिरने के कारण आपके हुमायूं की मृत्यु हो गई। आपके हुमायूं की मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु पर लेनपुल ने क्या कहा? ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते हुए मर गए। ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, लड़खड़ाते हुए मर गए। ये भी हो सकता है ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, लड़खड़ाते हुए जीवन भर जिए और लड़खड़ाते हुए मर गए। अब जहां ना आपको लड़खड़ाहट शब्द नजर आ जाए, आपको सीधा सीधा उत्तर देना है क्या? हुमायूं। कौन है? हुमायूं। किसने कहा है? लेन पुल ने। उसके बाद में अगला आता है हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। किसने की? गुलबदन बेगम ने। और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। भारत का एकमात्र ऐसा बादशाह जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करता था। आप सीधा सीधा उत्तर क्या दोगे? हुमायूं। क्या दोगे? हुमायूं। कैसे पता चलता है? ये 7 दिन में 7 अलग अलग तरीके के वस्त्र पहन कर आते थे। 7 दिन में अलग अलग रंग के वस्त्र पहना करते थे। इसलिए हुमायूं का क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का एकमात्र ऐसा शासक है जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करता था। आपको सीधा सीधा उत्तर देना है हुमायूं। क्या दोगे? हुमायूं। हुमायूं से मोस्टली अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हुमायूं का शासनकाल मोस्टली आपके भटकने वाला है। 15 वर्षों का बीच में घुमकड़ों का जीवन आने के कारण इनसे क्वेश्चन न के बराबर आते हैं। बहुत लिमिटेड मैटर के साथ उठकर आते हैं। कहते हैं इन्होंने विवाह किया, जिंदगी भर भटकते रहे थे, वापस आए हिंदुस्तान में और जब तक शासक बनने का, शासनकाल संभालने का समय आया तब तक ये मौत के घाट उतर चुके थे। सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। चलो आज इसमें इतना ही पढ़ते हैं, बाकी बातें थोड़ा सा आगे बात करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।